अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मानसून का अग्रसरण। मानसून के अगर अग्रसरण की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब के कारण चापाकार आकृति में होता है। तो ये क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पे होता है, जो पश्चिमी ये वाला जो भाग है थार का, मरुस्थल और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, इसलिए मानसून का अग्रसरण भी इसके सापेक्ष क्या होता है, चापाकार आकृति में होता है। 13 जून तक मुंबई व कोलकाता मानसून पहुंच जाता है और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करता है। अगर मानसून की उत्पत्ति की बात की जाए तो सबसे पहले मानसून की उत्पत्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह व उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 25 मई के आसपास आ जाता है। केरल और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 1 जून तक भारतीय मानसून प्रवेश कर जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर ये लगभग जो राजस्थान है, राजस्थान में लगभग 1 जुलाई के आसपास ये प्रवेश कर जाता है और थार के मरुस्थल में ये 15 जुलाई के आसपास प्रवेश कर जाता है। और इसके प्रवेश करने का क्रम चापाकार आकृति में ये जो अगर बांटे इसको तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। अब है वर्षा लाने वाले यंत्र व वर्षा का वितरण, यानी वर्षा को, ये जो मानसूनी वर्षा होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है पर्वतों का वितरण, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरा है ITCZ की स्थिति और तीसरा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट का शक्तिशाली होना। पर्वतों के वितरण का हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो मानसूनी वर्षा होती है वो पर्वतों का अग्रसरण करती है। जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला है तो अरब सागरीय मानसून के द्वारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढाल वर्षा रहित होते हैं। यहाँ पर ये नर्मदा और ताप्ती की घाटी से प्रवेश कर कर यहाँ पर वर्षा करती है और अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा न करके इसकी तीसरी शाखा मुख्यतः कहाँ पे, हिमाचल में वर्षा करती है। तो इस प्रकार जो मानसूनी वर्षा है वो पर्वतों द्वारा क्या हो रही है, निर्धारित हो रही है। ITCZ की स्थिति, जब तक ITCZ की स्थिति शिवालिक के दक्षिण तक नहीं हो जाती तब तक भारतीय मानसून ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। तीसरा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट का शक्तिशाली होना। तो उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम शक्तिशाली तभी होता है जब क्या होगा, ITCZ का उत्तरी खिसकाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम पूर्णतः तिब्बत के पठार के उत्तर में चली जाएगी, तभी यहाँ पर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होगी। ये पवनें पर्वतीय अवरोधों से टकराकर पर्वतीय वर्षा लाती है व बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाबों को खींचकर भारतीय भूभाग की आर्द्र पवनों को उठाकर संवहनिक वर्षा भी करती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अपन ने नहीं पढ़ा है, वो है एल नीनो व दक्षिणी दोलन सूचकांक। तो एल नीनो क्या है, अगर माना जाए तो सामान्यतः क्या होता है, अगर सामान्य परिस्थितियों की बात करें, जैसे सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब का, यहाँ पर एक ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सामान्यतः उच्च दाब का केंद्र होता है, जिससे ये जो निम्न पोर्ट डार्विन के पास में निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है इधर की ओर हवाएं चलती हैं। लेकिन एल नीनो वर्ष में क्या होता है, ये जो पेरू के तट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, एक गर्म जल धारा, यानी गर्म जल धारा होती कौन सी है, ये जो विषुवतरेखीय प्रति विषुवतरेखीय जो धारा है उसका जल ही यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस क्षेत्र में गर्म जल का आविर्भाव हो जाता है, जिसके कारण जो पहले उच्च दाब का केंद्र था अब यहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो निम्न दाब का क्षेत्र बनने के कारण जो ये वॉकर सेल है ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, जिसके कारण भारत में क्या होगा, जो हेडले सेल है वो कमजोर हो जाएगी और हेडले सेल के कमजोर होते ही भारत का मानसून भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जिस वर्ष पेरू के तट पर एल नीनो या प्रति विषुवतरेखीय गर्म सागरीय धारा, सामान्यतः क्या होता है, जो प्रति विषुवतरेखीय जो धारा होती है वो यहाँ तक प्रवाहित करती है, लेकिन कई साल 3-4 सालों में ऐसा होता है कि ये प्रति विषुवतरेखीय जो करंट होती है ये अपेक्षाकृत तीव्र होती है। तीव्र होने के कारण ये जो हम्बोल्ट की धारा का ठंडी जल धारा का जो क्षेत्र है उसको अभी क्या कर लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, तो यहाँ तक प्रवाहित होने लग जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में न्यून वायुदाब की उत्पत्ति हो जाती है। उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक, जो साउथर्न ऑसिलन इसको कहा जाता है, जो ये ताहिती और पोर्ट डार्विन के बीच में उच्च और वायुदाब का जो क्षेत्र है, जिसको सामान्यतः क्या होगा, ताहिती के पास में क्या होता है,
उच्च दाब का केंद्र होता है और पोर्ट डार्विन के पास न्यून वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके कारण ताहिती से पोर्ट डार्विन की ओर हवाएं चलती है। लेकिन एल नीनो वर्ष में क्योंकि यहाँ पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है तो हवाओं की दिशा, वॉकर सेल की दिशा उलट जाती है, तो इसको ही नेगेटिव सोल कहा जाता है। साउथर्न ऑसिलन इंडेक्स ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन व फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती के बीच वायुदाब के अंतर से संबंधित एक सूचकांक है। यानी ये जो पोर्ट डार्विन है और ताहिती, इसके बीच में वायुदाब में जो अंतर पाया जाता है उसका सूचकांक SOI के नाम से जाना जाता है। नकारात्मक SOI होने के कारण, नकारात्मक SOI कब होता है, जब एल नीनो धारा प्रवाहित होती है, तो उसके कारण प्रशांत महासागरीय जो वाकर सेल है, वाकर सेल कौन सी है, वाकर सेल यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर उठेगी, यहाँ पर क्या होगा, सामान्यतः उच्च वायुदाब का केंद्र जो होगा, तो और यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। तो ये जो पूरी सेल बन रही है वायुमंडलीय, इसको वॉकर सेल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो भारत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये तिब्बत के पठार से हवाएं ऊपर उठेगी और मेडागास्कर के पास में नीचे उतरेगी, और यहाँ से मेडागास्कर से सतही हवाएं भारत की ओर, भारत के निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलेगी, तो इसको हेडले सेल के नाम से जाना जाता है। तो इनका विपरीत संबंध है, जब वाकर सेल प्रभावी होगी तो हेडले सेल कमजोर हो जाएगी। तो नकारात्मक SOI प्रशांत महासागरीय वाकर सेल को कमजोर कर देता है, जिससे हिंद महासागर वाकर सेल शक्तिशाली हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हेडली सेल भारतीय भूभाग से विस्थापित हो जाती है और मानसून कमजोर पड़ जाता है। अर्थात जिस वर्ष एल नीनो होगा उस साल भारतीय मानसून अपेक्षाकृत क्या होगा, कमजोर होगा। ऐसी स्थिति सामान्यतः 2 से 5 साल में उत्पन्न होती है। 1972 में एल नीनो की उत्पत्ति और मानसून के कमजोर पड़ने में सीधा संबंध पाया गया है, लेकिन कई वर्ष ऐसे भी रहे हैं जब एल नीनो आने के बावजूद भी मानसून इतना कमजोर नहीं था। इस संबंध में भारतीय वैज्ञानिक बसंत गोविरकर ने मानसून की भविष्यवाणी के लिए 16 सूचकों का एक मॉडल बनाया था, जिसमें तापमान के 6 सूचक, वायुदाब के 5 सूचक, पवन तंत्र के 3 सूचक व हिमाच्छादन के 2 सूचकांकों को शामिल किया गया। इसमें एल नीनो तापमान का एवं साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो है वो वायुदाब का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यद्यपि ये सभी मानसून पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं, लेकिन अन्य सभी सूचकों का भी मानसून की उत्पत्ति व प्रभाव पर असर रहता है। इस प्रकार एल नीनो के प्रभाव के बावजूद भी अब मानसून की भविष्यवाणी के लिए अन्य कई शोधों की आवश्यकता है और मानसून की उत्पत्ति के संबंध में लगातार शोध जारी हैं। अभी तक कोई भी सिद्धांत जो हमने पढ़े, चाहे वो तापीय सिद्धांत हो, चाहे वो ITC जेट थ्योरी हो, चाहे वो विषुवत-रेखीय पछवा पवन सिद्धांत हो, चाहे वो जेट स्ट्रीम थ्योरी हो, चाहे वो एंसो इफेक्ट हो, ये सभी मिलकर पूर्णतः मानसून की व्याख्या करने में सक्षम थ्योरी नहीं है। तो अभी भी इस दिशा में शोध चल रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानसून में विच्छेद और निवर्तन।